चलिए बात करते हैं, हम जैव विविधता की बात करते हैं, बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। इसमें जो सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, हम चलिए जानते हैं। तो देखिए पहला है जैव विविधता, जिसे बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। अब यही जैव विविधता का क्या अर्थ है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इससे सवाल क्या है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप, पादप मतलब पौधा, एवं जंतुओं की उपस्थिति के कारण होता है। तो अगर पूछे कि एक निर्धारित जो क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार के पादप होते हैं एवं जंतुओं की उपस्थिति के कारण, उसी को हम बोलते हैं जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी बोला जाता है। समझ गए? अब बात करते हैं कि सर्वप्रथम जैव विविधता की अगर बात करें, शब्द का प्रयोग किसने किया था? या आप इसी जगह पे दे दे जैव विविधता को कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हम बताएंगे रोसेन ने किया था। किसने किया था? रोसेन ने किया था। पूरा नाम वाल्टर जी रोसेन बता दीजिएगा। पूरा नाम अगर पूछे आपसे तो क्या बताइएगा? वाल्टर जी रोसेन बता देना है। चलिए ये बात तो सही है। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? बताइए, अगर आपसे पूछे कि किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बायोडायवर्सिटी का भंडार किसे कहेंगे? तो हम बताएंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। और भी जानकारी लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जो है जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी की, डायवर्सिटी बोलते हैं, को संरक्षित करने के लिए की जाती है। तो जैसे वन्यजीव अभयारण्य हो गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व जिसे बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब की स्थापना इसलिए किया गया कि बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा हो सके, उसकी रक्षा कर सके, जैव विविधता की रक्षा कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, जरूरी भी है, जैव विविधता की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो हमारे लिए विनाश का कारण है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 और 20 में 11 और 20 को जो है किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। जैव विविधता दशक के रूप में, मतलब बायोडायवर्सिटी के रूप में घोषिट किया गया है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया है? सर्वप्रथम हॉटस्पॉट अगर शब्द का प्रयोग करेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हॉटस्पॉट क्या है? जैसे कि हमारा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बोला जाता है पश्चिमी घाट को। नॉर्मन मायरस, तो मायरस हैं, नॉर्मन मायरस, जो कि 1988 में किए थे, 1988 में किए थे हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग। हॉटस्पॉट वाईफाई वाला नहीं, हॉटस्पॉट नॉर्मन मार्शल ने बायोडायवर्सिटी के लिए किए थे शब्द का प्रयोग। एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। स्थानिक जातियों की बात करें, स्पीसीज मतलब जातियां, याद रखिए, ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से, मतलब इकोसिस्टम दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियां की उपलब्धता हो तथा जैविक विविधता अधिक पाई जाती है, मतलब बायो डायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, उसी को हम हॉटस्पॉट में रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। चेन्नई मतलब तमिलनाडु में। कब किया गया है? 2003 में। वर्ष 2003 में तमिलनाडु के चेन्नई में क्या किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई है या स्थापित किया गया है। मतलब इंडिया में लेहवेरी नाम से कौन सी जो है पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? एक पर्णपाती झाड़ी है जिसे हम लेहबरी के नाम से जानते हैं, बेरी के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में है। तो वो है हमारा सी वकथॉर्न, याद रखिएगा, सी वकथॉर्न है जो कि प्रसिद्ध है। अगर बात करें, क्या बात करें, तो भारत में अति संघन वनों पे हाईली डेंसी फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एम स्ट्रिप्स जो है शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से है। बाघ अभयारण्य के रखरखाव से है। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से है। अगर पूछे एम स्ट्रिप जो होते हैं शब्द किससे संबंधित है? तो बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से संबंधित है। किससे? बाघ रखरखाव से संबंधित है। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि अगर पूछे, जिसे प्रोटोकॉल बोलते हैं, जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल पर जो है कब हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को किया गया था। 23 जनवरी 2001 को किया गया था। अगर आपसे पूछेगा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप जो है पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। अगर बात करें हम
कि अगर पूछे भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था या किया गया, तो वर्ष 2002 में किया गया था। भारत में सिंह पुच्छ बानर, जिसे हम मकॉक बोलते हैं, मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। देखिए 2022 के अनुसार अगर हम बात करें, 2022 के अनुसार अगर बात करें तो अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के नाम से चला था। इसके अनुसार क्या हुआ है कि भारत में बाघों की कुल संख्या जो है 3682 मतलब 3682 जो है हो गई है कि 2018 में कितना था, याद रखिएगा 2018 में अगर पूछे तो 2967 था, जो कि अभी कितना हो गया है 2022 के हिसाब से है ये 3682 है, मतलब 3682, याद रखिएगा। चलिए आगे और बात कर लेते थोड़ा सा कि आपसे पूछेगा कि किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रोक्सिस ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है। तो वो था डोडा पक्षी। डोडा पक्षी के विलुप्त होने के कारण जो हमारा एक पादप प्रजाति है सिड्रोक्सी ग्रांडिफ्लोरम, ये जो मॉरिशस में था ये गायब हो गया है। और यह उपरोक्त पौधे के जो फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरन में सहायक करता था, याद रखिएगा ये डोडा पक्षी अगर नहीं अंकुरन करता, नहीं खाता था तो नहीं होता, इसलिए गायब हो गया। भारत का प्रथम समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, भारत मैरियन नेशनल पार्क अगर पूछे भारत का तो बताना है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ बताना है, कच्छ की खाड़ी में, जो कि गुजरात में है ना। और सुनिए अगर आपसे पूछे कि भारत में 4 विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र का चयन जो है किया गया है, पहला पश्चिमी घाट, याद किया हॉटस्पॉट में आता है, भारत का 4 को आता है, कौन कौन, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और चौथा जो है सुंडालैंड, इसको बोलते हैं सुंडालैंड, जिसे निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा माना जाता है। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात है उड़न, जिसे ग्रेट इंडिया फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है, चमगादड़ की एक प्रजाति है। क्या है, चमगादड़ की एक प्रजाति मानी जाती है। वलगुल बोला जाता है, तो उड़ैन वलगुल, जिसे हम ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहते हैं, जो कि चमगादड़ की ही प्रजाति है। बैट मतलब चमगादड़, तो चमगादड़ की ही प्रजाति मानी जाती है। अगर पूछे कि रेड डाटा बुक क्या होता है, जिसे रेड लिस्ट भी बोलते हैं, यह किस संगठन से संबंधित है, तो हम बताएंगे IUCN के तहत जो है की जाती है, जारी की जाती है, इससे संबंधित है। तो आपसे पूछेगा IUCN जो है इससे क्या है, तो ये याद रखिएगा रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जो है इसी संगठन से निकाली जाती है, इसी संगठन से जुड़ी हुई है। रेड बुक मतलब बताया जाता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे क्या लुप्त हो रहे हैं, जो लुप्त हो रहे हैं पक्षी उसी को रेड में रखा गया, रेड बुक के लिस्ट में रखा गया है। कौन सी औषधि जो है, मेडिसिन जो है गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है, डाइक्लोफेनिक सोडियम के नाम से जानते हैं, बस इतना जान लीजिए। अगर बात कर लेते हैं हम लोग गिद्ध की अगर संख्या में कमी आ रही है ना, तो डाइक्लोफेनिक के सोडियम के कारण होता है, बस इतना जान लीजिए। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे बल्लभगढ़ में है। कहाँ है, बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ कहाँ है, हरियाणा में। चलिए ये भी हम समझ गए। अगर आपसे पूछ रहा है कि वृक्ष पर रहने वाले किस स्तनधारी का जो है जूलॉजिकल नाम एलुरस फलगेन्स है, तो हम बताएंगे रेड पांडा का है। जो एलुरस फलगेन है, फलगेन के नाम से जानते हैं, वो रेड पांडा को कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा वृक्ष पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम अगर पूछे तो हम बताएंगे एलुरस फलगेन्स का है, जिसे रेड पांडा बोलते हैं, इसी का जूलॉजिकल नाम है। अगर पूछे कि भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो हम बताएंगे उत्तरी पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हिमालय क्षेत्र में ये पाया जाता है, याद रखने वाली बात है। अगर पूछे दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। मृग किसे बोला जाता है बताइए, मृग माने किसे बोलते हैं, हिरन को कि मोर को, कमेंट कीजिएगा प्लीज। बहुत सिंपल जवाब है, और ऐसे जवाब बहुत लोग गलत करके आते हैं, रीजनिंग का सवाल है इसलिए मैंने पूछ दिया। मृग किसे कहते हैं, हिरन को या मोर को, बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख है, लद्दाख में है। तो लद्दाख में कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए ये भी बात हम समझ गए।
आगे देखिए थोड़ा सा और वीडियो है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तो हम समझ गए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। किस समूह के जीव जो है अमोनिया को नाइट्राइड परिवर्तित करते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास है। क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नाइट्रो को अलग कर दीजिएगा, सोमो नाश को अलग कर दीजिएगा, तो सोमोनास है। को नाइट्राइड में परिवर्तित करता है तो उसे हम नाइट्रोसोमोनास बोलते हैं, क्योंकि अमोनिया मिल जाता है ना, इससे परिवर्तित करता है। तो धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो धान का पौधा नाइट्रोजन को कैसे लेगा बताइए? तो हम बताएंगे अमोनिया के रूप में लेता है, सिंपल जवाब। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है रासायनिक तत्वों का प्रवेश जो है किस माध्यम से होता है? तो हम बताएंगे पौधों की जड़ों द्वारा होता है। तो पौधों की जड़ से ही होगा ना। हम जानते हैं रासायनिक तत्वों की बात करेंगे, और हम जानते हैं कि मृदा अगर नाइट्रोजन पाना है तो मृदा से पाते हैं हम लोग पौधे। पौधा जो नाइट्रोजन अगर लेता है तो मृदा से लेता है, मिट्टी से लेता है। तो उसी तरह ये पौधों की जड़ से ही लेगा ना, रासायनिक अगर तत्व का प्रवेश करना है तो। भारत के जो है पूर्वोत्तर जो राज्य है, राज्य को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। तो जैव विविधता का द्वार किसे कहा जाता है? भारत के पूर्ववर्ती राज्य को कहा जाता है। पूर्ववर्ती राज्य में बहुत सारे राज्य हैं। जिस भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्र में कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य। 8 राज्य में मैं चलिए 1-2 बता देता हूँ, जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और कमेंट कीजिए प्लीज, इतना तो कर सकते हैं, 8 वो है, कमेंट कीजिए। अगर बात करूं भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र मतलब क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो हम बताएंगे 10। अब देखिए जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बायो ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिक एरिया में विभाजित किया गया है, तो 10 किया गया है भारत को। याद रखिए भारत के जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल मतलब जटिल है तथा दीर्घकालिक है, बहुत ही जटिल रूप से है, आसान नहीं है, जटिल है, कठिन है, होते हैं, तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो चरम समुदाय के रूप में किया जाता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में किया जाता है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के रूप में किया जाता है। चलिए ये सवाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये सवाल पूछेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी क्या है? सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगर पूछे किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो नारियल को की गई है। ठीक है, तो अगर पूछे किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जो है प्रदान की गई है? तो नारियल को की गई है। ये बात हो गई। अगर पूछे भारत में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि भरतपुर राजस्थान जाना है और राजस्थान के भरतपुर जाइएगा ना, तो यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। और यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं, ये राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए ये बात हो गई। अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वान गंगा तथा गंभीरी नदी जो है प्रवाहित होती है। तो 2 गंगा नदी है, एक तो वान गंगा नदी है, एक गंभीरी नदी है। ये दोनों नदी जो है केवला राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। अगर आप बात करेंगे वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थाने संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो वनस्पति उद्यान सम्मिलित नहीं है। वनस्पति उद्यान मतलब वनस्पति को क्या है? बोटनी में रखा जाता है, सिर्फ बोटनिकल गार्डन बोल दीजिए। अगर बात करें हम कि कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो बाह्य स्थाने संरक्षण पद्धति के द्वारा, एक सिटू याद किया कंजर्वेशन के तहत आता है। वर्तमान में भारत में जो है कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो बताइएगा 18 हैं। कितने हैं जैव मंडल? 18 हैं। अब बताइए बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं कितने हैं? 18 हैं, पढ़ चुके हैं। अब जैसे देख लीजिए कंचनजंगा हुआ, कंचनजंगा है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, आपका हिमाचल प्रदेश में आपका है सीतमरु स्थल। ये सब जो है सब 18 में बहुत सारे, मन्नार की खाड़ी आ जाएगा, ग्रेट निकोबार आ जाएगा, कच्छ का छोटा रन आ जाएगा, ये सब जो है 18, नीलगिरी आ जाएगा, नंदा देवी आ जाएगा, ठीक है, बहुत सारे, मानस आ जाएगा। तो ये सब जो है सब 18 जो है जी मंडल है, बहुत सारे जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, सिमलीपाल आ जाता है, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो इतने हो गए आपके रिजर्व। अब इसके तो हम समझ गए कि केवल देव पढ़िए लिए, ये सब पढ़िए लिए, 18 मंडल। और कुछ बचा? हाँ तो बचा है थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूनेस्को सूची में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हम देखेंगे। ठीक है, बायोस्फीयर जो रिजर्व हुआ है क्षेत्र एरिया, उसको हम पढ़ेंगे। तो यूनेस्को के द्वारा हुआ है जो, तो जैसे कि क्रमांक अगर हम देखें तो देखिए टोटल कितने हैं? 12 जैव मंडल में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है जैव मंडल को। तो कौन सा? देखिए नीलगिरी जो है आप जानते ही हैं, नीलगिरी अगर पूछे
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जो कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्से में आता है, याद रखिएगा। और सम्मिलित होने वाला वर्ष अगर पूछे कि किस वर्ष हुआ था, तो 2000 में हुआ था। तो 2000 में नीलगिरी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है बताया गया। कौन? यूनेस्को द्वारा बताया गया। ये केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का हिस्सा बताया जाता है, 2000 में हुआ था। अगर यूनेस्को द्वारा देखा जाए, मन्नार की खाड़ी को दूसरे नंबर पे हम दिखाते हैं कि दूसरे नंबर पे रखा गया, जो कि 2001 में इसे सम्मिलित किया गया था और ये तमिलनाडु के हिस्से में आता है। तो मन्नार की खाड़ी कौन से हिस्से में आता है? तमिलनाडु के हिस्से में। इसलिए 2001 में क्या हुआ, मन्नार की खाड़ी को रख दिया गया यूनेस्को द्वारा जैव मंडल क्षेत्र में, ठीक है, रिजर्व क्षेत्र में। अगर पूछे तीसरे नंबर पे सुंदरबन को रखा गया कि 2001 में ही इसे भी सम्मिलित किया गया यूनेस्को द्वारा जैव आरक्षित क्षेत्र में किया गया और ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है सुंदरबन पे, ये तो हम जानते ही। अगर पूछे नंदा देवी तो हम जानते हैं उत्तराखंड का हिस्सा है और ये 2004 में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। 2004 में क्या सम्मिलित किया गया, यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया। क्या किया गया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बताया गया नंदा देवी को। यहाँ पे देखिए हम पढ़े थे नो करिक, जो है क्या है, मेघालय राज्य में है, मेघालय राज्य का हिस्सा है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है, नो करिक को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया। कब किया गया पता है, 2009 में किया गया है। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, इसे 2004 में जैव आरक्षित घोषित किया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा। टोटल 12 हैं, याद रखिएगा। अगर छठा नंबर से पूछे तो पंचमढ़ी जो है ये भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया है, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और कब घोषित किया गया है, 2009 में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, ये यूनेस्को द्वारा किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा जो है 2009 में किया गया है। एक और 2009 में है, जो कि उड़ीसा के हिस्से में पड़ता है, सिमलीपाल भी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, जो कि यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो आपको 3 गो हो गया, एक मेघालय वाला हिस्सा जिसे नो करेक बोलते हैं, ये जैव मंडल है, पंचमढ़ी और सिमलीपाल, ये तीनों जो है 2009 में किया गया है, यूनेस्को द्वारा आरक्षित जैव आरक्षित मंडल बताया गया है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है, एक आपका उड़ीसा का, एक मेघालय का। चलिए, तो अगर हम बात करेंगे 8वें नंबर का अगर हम बात करिएगा तो देखिए अमरकंटक और अचानक मार जो है ये मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। अचानक मार जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी भी हमारा जो है क्या है, जैव आरक्षित मंडल है, लेकिन 2009 में हुआ था। लेकिन 2012 में छत्तीसगढ़ का जो अचानक मार है और अमरकंटक मध्य प्रदेश का, ये दोनों को 2012 में सम्मिलित किया गया है यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर में इसे रखा गया है, एरिया में रखा गया है। अगर पूछे ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो कि 2013 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, वो भी यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। टोटल 12 यहाँ पे है, 12 ही दिखा रहा है। अभी और देखेंगे तो आगे चलेंगे, 12 ही है, अभी तत्काल के लिए 12 ही है यूनेस्को द्वारा। एक है अगस्ता मलाई जैसे ही आपको आ जाए तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है, जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और यूनेस्को द्वारा जो है इसे सम्मिलित किया गया है। कब? 2016 में। क्या 2016 में आरक्षित किया गया है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है अगस्ता मलाई को, जो कि तमिलनाडु का हिस्सा है। एक 11वां नंबर पे आता है कंचनजंगा जो है सिक्किम का हिस्सा है, जो कि 2018 में जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है यूनेस्को ने। ये बात हो गई, या सम्मिलित किया है ये बोल दीजिए। अगर देखिए मध्य प्रदेश का एक पन्ना और है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा अभी घोषित किया गया है आरक्षित क्षेत्र में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। पन्ना को 2020 में घोषित किया है। कब किया है? 2020 में। तो 2020 में जो है मध्य प्रदेश में इसे घोषित, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है पन्ना, इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया है और ये जो किया है यूनेस्को द्वारा किया गया है। तो ये 12 आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बता दिया है। जानते हैं कि 2025 तक जो है हमारा टोटल 18 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन यूनेस्को द्वारा जो सम्मिलित किया गया है विश्व नेटवर्क शामिल में, रिजर्व में, तो 12 ही किया गया है, जो कि 12 का नाम हम बताएं 2020 तक। अभी और जो हुए हैं उसका सम्मिलित तो अभी नहीं दिखा रहा है, जब होगा तो हम अवश्य बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपको अपडेट मिलेगा तो कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलिए। तो आगे अब देखते हैं हम लोग वन लाइनर में जो सवाल बन सकते हैं संभाविता, वो हम क्लियर करते हैं। तो देखिए भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगर पूछे कहाँ स्थापित किया गया, तो नीलगिरी में किया गया था, 1986 में किया गया था। ये पहला था भारत में अगर प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछेगा तो। अगर पूछे कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। तो कार्टाजेना
याद रखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल अगर पूछे तो आप जैव सुरक्षा समझौता लगा दीजिएगा। अगर पूछे किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग जो है प्रजनन कार्यों में किया जाता है, तो आनुवांशिक विविधता में किया जाता है। क्या किया जाता है? आनुवांशिक विविधता में किया जाता है। देखिए बता देते हैं बढ़िया से कि भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में, याद रखिएगा, क्षेत्र में और प्रदेश में कौन विभाजित किया? तो रोजर ने और पनवार ने मिलकर किया था। ठीक है, रोजर और पनवार का नाम आता है अगर विभाजित करने की बात हो भारत में। अगर बात करें अरिवादा, अरिवादा अगर पूछे क्या है, तो कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोषला प्रक्रिया है। घोषला प्रक्रिया जो रहता है, जहाँ पे रहता है, उसकी प्रक्रिया को कछुओं के रखने के लिए वो जगह को कहा जाता है अरिवादा। अगर पूछे पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में जो है स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे नॉर्वे में है। और नॉर्वे की कौन सी जगह पे? ओस्लो जगह पे है। तो ओस्लो जगह पे है, याद रखिएगा, जो कि 1961 में यह स्थापित किया गया था। और किसके पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया था? जिसे हम वर्ल्ड, याद रखिए, वर्ल्ड वाइड फंड बोलते हैं, WWF बोल दीजिए। ठीक है, ऐसे बोल दिए WWF, जो कि नॉर्वे, ओस्लो। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क है। हम जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान 11 हैं मध्य प्रदेश में, और उसके बाद 6 हैं हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर पूछे कि जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और सही बात है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ही करेगा ये सब चीज। चलिए ये हो गए, और थोड़ा जान लीजिए क्या जानना है तो सुनिए। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन, ठीक है, सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जो है किस शहर में स्थित है, तो हम बताएंगे जामनगर गुजरात में सम्मिलित है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। और इसे शॉर्ट में बोलते हैं NCMB, मतलब नेशनल सेंटर फॉर, एम से मरीन और बी से तो बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेका या ड्रेको कहा जाता है, वह भारत में कहाँ पाई जाती है, तो हम बताएंगे पश्चिमी घाट के वनों में पाई जाती है। तो ड्रेको जो शब्द आप सुन रहे हैं, ये ड्रेका भी कहीं कहीं लिख देता है, इसलिए मैं दोनों शब्द का उच्चारण किया। तो ये पश्चिमी घाट के वनों में पाया जाएगा। और ये क्या है? उड़ने वाली छिपकली है। ठीक है, ये भारत में पाई जाती है पश्चिमी घाट के वनों में। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो हम बताएंगे नागा अर्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम बोला जाता है, ऐसे पूरा नाम है, जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी पढ़ लिए थे हम लोग। जिम कॉर्बेट की अगर बात करें तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना जो जिम कॉर्बेट की हुई थी 1936 में हुई थी। इसलिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है ये। कौन? जिम कॉर्बेट। तो प्रथम टाइगर रिजर्व है ये, और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है ये। इसी के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अगर देखें तो अधिसूचित टाइगर रिजर्व भी है, प्रथम, दोनों है। स्थापना कब हुआ था? 1936 में। इसका नाम जो है हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, इसका जो नाम था पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान था, अब जिम कॉर्बेट है। बाद में फिर नाम बदला था, फिर जिम कॉर्बेट लास्ट में हो गया था। विश्व का कौन सा द्वीप जो है केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, तो कजिन द्वीप जो है पक्षियों के लिए ही आरक्षित है, याद रखना है। कजिन सेल, याद रखिएगा, सेसेल्स, याद रखिए सेसेल्स। तो कजिन द्वीप सेसेल्स बोला जाता है, सेसेल के हिस्से में है, याद रखिएगा। और सुनिए, भारत का प्रसिद्ध, ठीक है, यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। देखिए, भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य, वनारण्य मतलब कि वन अभ्यारण्य पक्षियों के लिए प्रथम कहाँ स्थापित किया गया है, तो हम बताते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कौन से हिस्से में? तो बिनान थंगल एक जगह है, उसी जगह पे, ठीक है, वन अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है वहीं पे। अगर पूछे भारत का प्रसिद्ध जो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कितने राज्यों में विस्तृत है, तो 3 राज्य में विस्तृत है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। याद रखिए, तीनों राज्य में है। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो 12 सिंह के लिए प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हम बताएंगे 12 सिंह के लिए ये प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्लीज बताइए कहाँ है, किस राज्य में है। भारत का तो हो गया। अब है कि भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी। अरे फूलों की घाटी जैसे ही होगी तो हम जानते हैं उत्तराखंड है। अगर पूछे कौन सी वैली बताइएगा,
फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड। तो भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोही ने खोजा था? कौन थे खोजने वाले? तो उनका नाम था समाइथ, फ्रैंक समाइथ नाम है, फ्रैंक समाइथ और होल्ड्सवर्थ ने मिलकर खोजे थे। तो फ्रैंक समाइथ और होल्ड्सवर्थ ने मिलकर ये फूलों की घाटी को खोजे थे। याद रखिएगा, इन्हीं को श्रेय जाता है क्योंकि भारत की प्रसिद्ध फूलों की घाटी है। अगर फूलों की घाटी की बात करें, फूलों की घाटी किस राज्य में है? प्लीज कमेंट करिए। आगे सवाल देखिए, किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो हम बताएंगे किसे? डॉल्फिन को दी जाती है। तो गंगा की टाइगर अगर पूछे तो हम बताएंगे डॉल्फिन को। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए और भी बात करते हैं। अब देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो बारहसिंगा के लिए, ये तो हम जानते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रमुख पक्षी अभयारण्य पढ़ते हैं। तो प्रमुख पक्षी अभयारण्य हम जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमको राजस्थान अगर जाइएगा तो राजस्थान में भरतपुर जब जहाँ पे जाइएगा ना, वहाँ पे घाना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, जो कि पक्षियों के लिए ही है। तो घाना पक्षी विहार अगर पूछे अभयारण्य तो बताइएगा भरतपुर में है भाई। और भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो राजस्थान जाइए तो घूम लीजिएगा। अगर आपको कर्नाटक अगर जाने का मन है या जा चुके हैं या जा रहे हैं तो याद रखिए कर्नाटक के मांड्या, याद रखिएगा मांड्या क्षेत्र में जाइएगा ना, वहां पे आपको रंगन थिट्टू पक्षी विहार मिलेगा, मतलब अभयारण्य है रंगन थिट्टू पक्षी विहार, वहां अभयारण्य है जिसमें पक्षी का बहुत ही भंडार मिलेगा, तो आप जा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए तमिलनाडु जाना है, तमिलनाडु में आपको मन है कि हम तमिलनाडु के हिस्से में जाके हम पक्षी को जरा देखें, पक्षी से आपको लगाव है, प्रेम है, तो आप तमिलनाडु के पक्षी जब जाइएगा तमिलनाडु में पक्षी देखने, तो वहां पे कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको? तो आपको जाना पड़ेगा कांचीपुरम में। कांचीपुरम में जाइएगा तो वेदांग थांगल पक्षी विहार है जो कि कांचीपुरम में है, जो कि तमिलनाडु के हिस्से में आता है। अगर आंध्र प्रदेश जाइएगा तो आंध्र प्रदेश अगर आपको मन है, आंध्र प्रदेश जाने का मन है, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में जाइए। नेल्लौर में जाइएगा तो वहाँ पे पक्षी विहार है जिसे नीला पट्टू पक्षी विहार बोला जाता है। तो नीला पट्टू विहार अगर जाइएगा तो आपको पक्षी का भंडार मिलेगा। और पक्षी का भंडार कब मिलेगा? नीला पट्टू में, जब नेल्लौर जाएगा। नेल्लौर जाइएगा कहाँ? अगर आंध्र प्रदेश जाएगा तभी तो नेल्लौर पहुंचिएगा, तो ऐसे होगा। अगर मन किया तब, अब हरियाणा के लोग जो हैं अगर हरियाणा जाते हैं या हम लोग हरियाणा घूमने जाते हैं तो हरियाणा के गुरुग्राम में जाइए, वहाँ पे जाइएगा तो एक पक्षी विहार है जो कि सुल्तानपुर पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, क्योंकि सुल्तानपुर के हिस्से में आता है। इसे सुल्तानपुर पक्षी विहार जो कि गुरुग्राम में है, नहीं कि सुल्तानपुर में है। तो हरियाणा गुरुग्राम। अगर पूछ ले आपसे कि भाई गोवा जाने का मन है और गोवा में हमको पक्षी विहार जाने का मन है और कहीं नहीं जाएंगे, तो गोवा में जाना है तो आपको मांडवी नदी के पास जाना होगा। और मांडवी पड़ेगा तो चोराओ मतलब चोरी करने नहीं जाना है, चोराओ जगह है वहां पे जाना है। वहां पे मांडवी नदी मिलेगा, नदी भी देख लीजिएगा और पक्षी से भी मिल लीजिएगा। सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश अगर जाना है तो आंध्र प्रदेश जाइएगा ना, तो फिर से आंध्र प्रदेश जाइए, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जगह पे जाइए। कहाँ जाइए? आंध्र प्रदेश के चित्तूर जगह पे जाइए। और जब चित्तूर जगह पे जाएगा तो वहां पे एक पक्षी विहार मिलेगा। कौन सा? कौंडिन्या पक्षी विहार मिलेगा। कौंडिन्या पक्षी विहार आपको मिलेगा जो कि चित्तूर के आंध्र प्रदेश में है, मतलब चित्तूर आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। चिल्का पक्षी विहार, अगर जैसे चिल्का झील है, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का जो वन्यजीव अभयारण्य वो पक्षी के लिए है और पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। तो ये पुरी के पास जाएगा। पुरी कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा जब जाइएगा जगन्नाथपुरी घूमने तो वहाँ पुरी में जाना पड़ेगा। पुरी में ही आपको चिल्का झील मिलेगा, थोड़ा अंदर मिलेगा, घूमिएगा तो मजा आ जाएगा। और दूसरी बात, आपको एक और बिहार घुमाते हैं जो कि पक्षी विहार है, जो कि केरल में है। और केरल में कहाँ पे जाना पड़ेगा? कोटायम। तो कोटायम में जाना होगा। केरल जाइएगा ना तो वहाँ पे कोटायम जगह पे जाइए। कोटायम जब जगह पहुंचिएगा तो वहाँ पे कुमारकोम पक्षी विहार, देखिए कुमारकोम पक्षी विहार, या आप वेवनाथ पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, एक कुमारकोम पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। ये हो गए आपके, तो क्लियर हो गए। अब देखिए एक पॉइंट आता है जो कि मुझे बताना आवश्यक होता है क्योंकि कभी कभी हो जाता है। तो यूनेस्को ने वर्ष 1971 में क्या किया है? 71 में अंतर सरकारीय वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल, जिसे MAB बोलते हैं, कार्यक्रम प्रारंभ किया था। कब किया था? 1971 में किया था। कौन किया था? यूनेस्को ने किया था। और किस कार्यक्रम के रूप में किया था? तो मानव एवं जैव मंडल के रूप में किया था। उस कार्यक्रम का नाम बताइए किस माध्यम से हुआ? तो अंतर सरकारीय वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में हुआ था। ये शुरू करते हैं हम। भारत के जितने भी वन राष्ट्रीय उद्यान हैं या जीव अभयारण्य हैं या टाइगर रिजर्व है वो हम पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ के जाइएगा। और सिर्फ मैं याद करवाने का गारंटी लेता हूँ, फन और मस्ती के साथ। तो सुनिए, आगे तो याद रखना है कि हमारे भारत में अभी तत्काल जो ये बुक है,
24-25 का। इस बुक के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा टोटल 106 हैं। अगर पूछे वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं तो बताना है 573 है, मतलब 573 है। अगर पूछे टाइगर रिजर्व कितने हैं तो 55 ही टाइगर रिजर्व हैं जो कि मुख्यतः जाने जाते हैं। ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें 55 टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से फेमस और जाना गया है। जैसे हम शुरुआत ही करते हैं आगे जम्मू कश्मीर से। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में बताइए राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं भाई, तो हम बताएँगे कि कौन-कौन हैं, ये हमको इम्पोर्टेंट है। तो 106 में अगर देखा जाए राष्ट्रीय उद्यान में, तो जम्मू कश्मीर में दाची-गामा का नाम सुने होंगे, अवश्य सुने होंगे दाची-गामा। सलीम अली का नाम सुने होंगे, एकदम पक्का सुने होंगे सलीम अली का, जिसे हम सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, ना कि वन्यजीव अभयारण्य है। तो दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली जिसे सिटी फॉरेस्ट बोला जाता है, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और एक है काजी नाग। काजी नाग जैसे ही आ जाए, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर का। अगर पूछे किश्तवाड़, किश्तवाड़ भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो बोलते कैसे हैं? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? तो हम बताएंगे अरे जम्मू कश्मीर में और कहाँ रहेगा? चलिए ये भी सवाल है। इसमें सवाल पूछते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य में 573 में जम्मू कश्मीर में कौन-कौन है जी? तो हम बताएँगे जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल जो है क्या है? तो ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। हो केरसर नाम का वन्यजीव अभयारण्य है जो कि कहाँ है? तो हो कहाँ होगा? जहाँ जम्मू कश्मीर होगा। तो जम्मू कश्मीर में हो केरसर जो है क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखिए सूरी नसर, सूरी नसर, मानसर, ये सब जो है अभयारण्य है किसका? वन्यजीव अभयारण्य है और जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर जब घूमने जाइएगा, अगर मन करे या गए होंगे, तो आप दाची-गामा घूमिएगा तो राष्ट्रीय उद्यान घूमिएगा, ना कि आप वन्यजीव अभयारण्य घूमिएगा। और सलीम अली जाइएगा तो ये भी राष्ट्रीय उद्यान घूमिएगा। अगर जम्मू कश्मीर जाना है और वन्यजीव अभयारण्य घूमना है, तो सबसे पहले शीत मरुस्थल जाइए, बहुत अच्छा लगेगा घूमने में। और अगर मान लीजिए शीत मरुस्थल नहीं जा पाए, तो आप चल जाइए, सूरी नसर चले जाइए, मानसर चल जाइए। सूरी नसर, मानसर अगर एक ही है, आप चले जाइएगा तो जम्मू कश्मीर में वन्यजीव अभयारण्य घूमिएगा। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर में टाइगर रिजर्व की बात नहीं कही गई है, तो टाइगर रिजर्व आप नहीं घूम सकते वहाँ। जब भी जाना होगा तो राष्ट्रीय उद्यान जाइए, नहीं तो वन्यजीव अभयारण्य। अब चलिए हम समझ गए कि जम्मू कश्मीर है। अब लद्दाख को काहे छोड़ेंगे? लद्दाख में हमको बहुत ही फेमस है और राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई। हेमिस हाई के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में है। अच्छा, वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में कौन-सा है? तो हम बताएँगे बहुत ही अच्छा है चांगथांग। चांगथांग है, चांगथांग जो है 1600 वर्ग किमी में फैला हुआ है। किस किमी में? 1600 वर्ग किमी में फैला हुआ है। अच्छा, 1600 वर्ग किमी में क्या फैला हुआ है? वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ का? लद्दाख का वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है बता सकते हैं? तो हाँ, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है। अच्छा ठीक है, इतना तो हम समझ गए। क्या टाइगर रिजर्व है लद्दाख में? नहीं, टाइगर रिजर्व नहीं है। ना जम्मू कश्मीर में है, ना लद्दाख में है। चलिए ये तो हमको पता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का नाम नहीं बताया आप। तो अरे हेमिस हाई बोलते हैं उसे लद्दाख में जो है। क्या हो गया होगा? और भी बात करते हैं। चलिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख समझ के हरियाणा चलते हैं अब। हरियाणा अगर घूमने हम चले, कल्पना में सोचिए कि हम हरियाणा पहुँच गए। हरियाणा अगर पहुँचे, जो गए हैं हरियाणा घूमने तो वो अलग बात है, जो नहीं गए उनके लिए बता रहा हूँ। तो हरियाणा अगर चलिएगा तो हम सबसे पहले जाएँगे कि राष्ट्रीय उद्यान घूमने का मन करता है और फिर उसके बाद हम चले जाएँगे वन्यजीव अभयारण्य। तो आगे हम राष्ट्रीय उद्यान घूमेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है वन्यजीव अभयारण्य जाना है कि राष्ट्रीय उद्यान। हम तो जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान, चलना है तो चलिए साथ में। तो कैसे चलिएगा? तो सुनिए, आगे जाने के लिए हमको सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हम जाएँगे, राष्ट्रीय उद्यान में घुस जाएँगे और वहाँ जाके घूमेंगे। और वो है कहाँ सुल्तानपुर? हरियाणा। हरियाणा पहुँचिएगा तभी तो सुल्तानपुर पहुँचिएगा। सुल्तानपुर जगह भी है हरियाणा में। और याद रखिएगा कालेश्वर, कालेश्वर भी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हरियाणा में ही पड़ता है और राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और उसी तरह सुल्तानपुर भी राष्ट्रीय उद्यान है। तो 2 हमारा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हरियाणा में है। अगर पूछे कि ठीक है, हरियाणा में और बताइए कि वन्यजीव अभयारण्य बताइए, तो जैसे कालसेर राष्ट्रीय उद्यान है उसी तरह कालसेर वन अभयारण्य भी है, मतलब वन्यजीव अभयारण्य भी है। और नाहर, नाहर नाम का एक अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है। तो हरियाणा में हमारा 2 बना ना जी। कालसेर नाम का राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य, ये तो टिक लगा के आ जाएगा। सुल्तानपुर नाम का राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य जो है नाहर नाम के है। तो हरियाणा जाइएगा तो 2 जगह। और राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घूमने जाइएगा हरियाणा, तो मेन टाइगर रिजर्व नहीं है, तो पढ़ उड़ के जाइएगा कि टाइगर रिजर्व है कि नहीं है हरियाणा में। तो जम्मू कश्मीर जाइएगा सोचिएगा टाइगर रिजर्व घूमे तो नहीं मिलेगा। लद्दाख जाइएगा तो नहीं मिलेगा। और हरियाणा भी जाइए तो नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश भी जाइएगा ना तो आपको टाइगर रिजर्व नहीं मिलेगा। तो इसलिए टाइगर रिजर्व के व्यू से मत जाइएगा हिमाचल प्रदेश। अगर जाना है तो राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाइए और वन्यजीव अभयारण्य घूमने जाइए, मिल जाएगा जानवर, ऐसा टेंशन मत लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश अगर
अगर जाइएगा ना तो वहाँ पे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और एक इंदर किला के नाम से जानते हैं, जो कि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान हमको पढ़ने को मिलता है, एक तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और एक इंदर किला के नाम से जानते हैं। चलिए ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि हिमाचल प्रदेश का अगर हम वन्यजीव अभयारण्य घूमने का शौक है, तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो बहुत सारा वन्यजीव अभयारण्य है हमारा हिमाचल प्रदेश में। कौन-कौन है? जिसे हम एचपी शॉर्ट में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को, है ना? तो अगर एचपी हमको जा रहे हैं, तो वहाँ पे चंद्रताल, पोंगडेम झील, रेणुका और खीरगंगा, पिन घाटी और सिमवाल बारा, ये नाम से जो है वन्यजीव अभयारण्य है। तो हिमाचल प्रदेश में तो राष्ट्रीय उद्यान से ज़्यादा तो हमारा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि अच्छा बात है भाई। वन्यजीव अभयारण्य बचा हुआ है बंद। तो हिमाचल प्रदेश में हमको मान लीजिए अब कहाँ-कहाँ जाना है? हमको जाना है, सबसे अच्छा चंद्रताल जाना है। चंद्रताल में हमको अच्छा लगता है कि वहाँ पे चंद्रमा जो है उगा हुआ है, इसलिए चंद्रताल चले जाएँगे। हमको मन किया कि अब थोड़ा-सा झील देख लेते हैं, तो पोंगल डैम झील चले जाएँगे भाई, पोंगल डैम झील घूमने का मन कर रहा है। और छोड़िए, एक रेणुका झील है, समझिए, रेणुका मतलब वन्यजीव अभयारण्य है, रेणुका घूमने का मन कर रहा है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए रेणुका में जाइएगा तो उनके नाम पे आपको मिलेगा वन्यजीव अभयारण्य, तो रेणुका चले जाइएगा। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हमको खीरगंगा देखना है, तो खीरगंगा खीर खाने नहीं जाना है, खीरगंगा में वन्यजीव अभयारण्य जाना है, तो वहाँ जाएँगे हम लोग। चलिए ये भी सही है। अगर हमको पीन घाटी जाना है, तो हिमाचल प्रदेश ही जाना होगा। हिमाचल प्रदेश, पी से प्रदेश और पी से पिन घाटी, ऐसे याद रखिएगा। और एक सबसे अच्छा और सबसे लंबा अगर देखा जाए शब्दों में, तो सिमवाल वारा जो है, ये भी वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो क्लियर हो गए? चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा उत्तराखंड का जरा फन कर लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि उत्तराखंड में है क्या। तो उत्तराखंड घूमना है तो सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा। वन्यजीव अभयारण्य उतना नहीं है जितना राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में भाई, है ना? और सबसे बड़ी बात, टाइगर रिजर्व तो है ही उत्तराखंड में, क्योंकि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और राजा जी टाइगर रिजर्व, ये दोनों जो है हमारा उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व है। 2 हमारा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, मतलब जिम कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व है। लेकिन उत्तराखंड में और भी हम जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है हमको बताना है, तो राष्ट्रीय उद्यान तो हम जानते हैं 106 है, उसमें से हमारा जिम जो कॉर्बेट है, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में इसको मिला था, ठीक है? और याद रखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी फूल की घाटी, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है, ठीक है? तो राजा जी राष्ट्रीय फूल जो घाटी है, ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और याद रखिए, जिम कॉर्बेट जो है हमारा टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर जो है राष्ट्रीय उद्यान आता है। याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं कि जानवर नहीं है, जानवर है, कि टाइगर रिजर्व स्पेशल बनाया गया 55 को, याद रखिएगा, जिसमें से उत्तराखंड में आपको दिखेगा। केदारनाथ एक सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य है, 67 वर्ग किमी में फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तराखंड में है। तो केदारनाथ में 967 वर्ग किमी में फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, उत्तराखंड है। अगर बात करेंगे राजस्थान में, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं और हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा राजस्थान में कौन-कौन है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का ये भी राष्ट्रीय उद्यान है और मरुस्थलीय ये सब जो है हमारा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब राष्ट्रीय उद्यान में एक और है मुकुंदरा हिल्स, जिसे हम देखते हैं, ये भी दरहार के नाम से बोलिए या मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है, कि जो कि राजस्थान में है, राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें कि वन्यजीव अभयारण्य, तो वन्यजीव अभयारण्य में हम जानते हैं वन है, तो माउंट आबू जो है हमारा राजस्थान का ही जो है वन्यजीव अभयारण्य में आता है। सरिस्का हमारा दोनों है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है, तो इसलिए इसमें आता है। जवाहर सागर जो है ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य है राजस्थान का, ये ध्यान रखना होगा। और याद रखिए राष्ट्रीय चंबल ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश का। याद रखिए राष्ट्रीय उद्यान नहीं, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, सॉरी वन्यजीव अभयारण्य है। अब वन विहार तो भाई वन्यजीव अभयारण्य ही होगा, जो कि राजस्थान का है। क्लियर हो गए। अगर मैं बात करूँ कि अब भाई वहाँ टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा थोड़ा-मोड़ा। देखिए रणथंभौर ये टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंद्र हिल्स जो है टाइगर रिजर्व है, जो कि देखिए राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व में। इसी में से छाँट के ना टाइगर रिजर्व अलग हुआ है। या देखिए रामगढ़ विषधारी ये सब टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली ये सब जो है टाइगर रिजर्व है। तो आपको उत्तराखंड में तो आप देख लीजिए 2 को ही है टाइगर रिजर्व, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, जो कि आपको रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्र हिल्स, रामगढ़, विषधारी और धौलपुर, करौली ये सब जो है हमारा टाइगर रिजर्व है। तो गुजरात की अगर हम बात करें, तो गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे
टाइगर नहीं है, शेर भी है, टाइगर भी है, लेकिन शेर सबसे ज़्यादा है। तो गिर वन आपको देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान है। और मरीन जो कि कच्छ की खाड़ी कहा जाता है, वहीं पे आपको राष्ट्रीय उद्यान है, मरीन के नाम से जानते हैं या कच्छ की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक बक ये भी आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान है। और वनसदा अगर पूछे ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक और वनसदा ये सब जो है गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन आप याद रखिएगा अगर वन्यजीव पूछे तो गिर वन्यजीव भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, दोनों याद रखिएगा। समुद्रीय कच्छ खाड़ी में ही है, समुद्रीय नाम से वन्यजीव अभयारण्य है, ये ध्यान रखना है। मरीन नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी ध्यान रखना है। नल सरोवर और नारायण सरोवर, पुरान नारायण सरोवर ये सब जो है हमारा क्या है गुजरात का वन्यजीव अभयारण्य है। नल सरोवर हो या नारायण सरोवर टिक लगा के आ जाएगा गुजरात का। नल नारायण ऐसे याद रखिएगा, दोनों एक ही है, मतलब अलग अलग है। नल सरोवर नारायण सरोवर नाम रखा गया है गुजरात का वन्यजीव अभयारण्य। पुरना पुरना भी एक वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गुजरात का है। और जंगली गधा जहाँ रहता है वहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गुजरात के लिए फेमस है। तो गुजरात में आपको गिर मिलेगा, गिर गुजरात, समुद्री मिलेगा, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा ये सब जो है वन्यजीव अभयारण्य है। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान है जो कि संजय गांधी के नाम से जानते हैं, पेंच के नाम से जानते हैं, तदोबा के नाम से जानते हैं, और गुगामल और नेवगांव के नाम से जानते हैं, और नाग जीरा के नाम से जानते हैं, और चांदोली के नाम से भी जानते हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र का। संजय गांधी जो है वो बोरीवल के नाम से भी जाना जाता था जो कि महाराष्ट्र का था। और पेंच जो है जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। और तदुवा और गुगामल ये सब जो क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। नेवगांव ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। नागजीरा ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का याद रखिएगा, और भी इंपॉर्टेंट भूल गए, महाराष्ट्र का आपको जो है वन्यजीव अभयारण्य आपको चलिए दिखाते हैं। तो ग्रेट इंडिया बस्टर्ड याद रखिए, ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, फनसड ये सब जो है क्या है महाराष्ट्र का वन्यजीव अभयारण्य है। बोर ये सब जो है क्या है, पूरा नाम सुनिए, बोर काल सुबई या हरिश्चंद्र गार्ड, ठीक है, हरिश्चंद्र गार्ड ये सब जो है क्या है महाराष्ट्र का वन्यजीव अभयारण्य है। मेलघाट वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र का। नागजीरा दोनों है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य भी है। करनाल पक्षी जो है ये भी हमारा महाराष्ट्र का जो है वन्यजीव अभयारण्य में आता है। पेनगंगा ये सब जो है हमारा याद रखिएगा राष्ट्रीय गंगा है, मतलब राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य पेनगंगा जो कि महाराष्ट्र का है। और उमरेद, पौनी, करहा था नहीं, एक मिनट रुक जाइए, बढ़िया से कर देते हैं। उमरेद, पौनी, हांदला जो है ये जो है हमारा महाराष्ट्र का वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये सब जो वन्यजीव अभयारण्य है याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखने वाली बात ये है कि महाराष्ट्र में आपको इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व है, जैसे में मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, पेंच ये सब जो है, सहाद्री, नवगांव, नगजीरा एक ही कर दीजिए, बोर ये सब जो है हमारा महाराष्ट्र का वन्यजीव अभयारण्य है। तो देखिए अगर गोवा की बात करेंगे तो गोवा में एक ही है राष्ट्रीय उद्यान, वो भी महावीर है, जिसे मोल्लेम बोलते हैं, मोल्लेम के नाम से जानते हैं क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान है। और गोवा में ही महावीर नाम का 40 वर्ग कीवी का वन्यजीव अभयारण्य है महावीर का, लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है। चलिए ये भी हो गया। अगर कर्नाटक घूमना है तो कर्नाटक जब घूमिएगा ना, तो कर्नाटक घूमने के लिए आपको जाना पड़ेगा नागरहोल। तो कर्नाटक में नागरहोल घूमिएगा तो आपको मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर कुद्रेमुख ये भी मिलेगा आपको राष्ट्रीय उद्यान। और बन्नेरघट्टा ये हमारा कर्नाटक का सबसे अच्छा माना जाता है, हम अच्छा मानते हैं अपने आप से कि बन्नेर घाट हम घूमे, इसलिए बता रहा हूँ। बन्नेर घाट जो है ये कर्नाटक का राष्ट्रीय उद्यान है। और अंसी नाम का भी कर्नाटक का क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। और बांदीपुर तो आप सुने होंगे, कर्नाटक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये फेमस है। चलिए बांदीपुर से सवाल पूछा है। अगर कर्नाटक का पूछा वन्यजीव अभयारण्य तो दांडेली, घाट प्रभा फेमस है। घाट प्रभा नदी भी है, घाट प्रभा क्षेत्र भी है, और घाट प्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी है। चिंचोली ये भी चिंचोली जो है कर्नाटक का ही वन्यजीव अभयारण्य में आता है। क्या है? ताल कावेरी नाम का भी हमारा कर्नाटक का ही वन्यजीव अभयारण्य है। या देखिए कावेरी नदी और ताल लगा हुआ है, इसलिए ताल कावेरी कर्नाटक
ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य। अब कर्नाटक में अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए टाइगर रिज़र्व कौन-सा है, तो बांदीपुर है, भद्रा है और दंडेली है, अंसी जिसे काली के नाम से भी जानते हैं। ये सब जो है टाइगर रिज़र्व है कर्नाटक का। अगर नागरहोल की बात करें तो ये भी टाइगर रिज़र्व है, रखा गया है। वीलगिरी, रंगनाथन मंदिर ये सब जो है टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत आता है, जो कि कर्नाटक में आता है। और यही सब जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य से छाँट के बना है जिसपे टाइगर जिसमें सम्मिलित रहते हैं, टाइगर रह सकते हैं। तो बांदीपुर में रहता है, भद्रा में रहता है, तंडेली में रहता है, काली में रहता है, नागरहोल में रहता है, बेलगिरी, रंगनाथन मंदिर, ये सब क्षेत्र में आपको मिलेगा, याद रखें। तो इसलिए टाइगर रिज़र्व के अंदर रखा गया है। अगर बात करूँ केरल की बात करें, तो जब केरल जाइएगा, तो केरल में आपको बहुत अच्छा चीज़ है, अन्नामुदी के नाम से सुने होंगे, अन्नामुदी, अन्नामुडी, ये सब जो है, क्या है, केरल का सबसे अच्छा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और इराविकुलम, ये सब जो है आपका केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। थोड़ा-सा तोड़ के मैं पढ़ता हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो और भूलें नहीं। तो केरल चलिए घुमाते हैं, केरल जब घूमिएगा तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले हम घूमेंगे, जिसे हम अन्नामुदी के नाम से जानते हैं। अन्नामुदी के नाम से जब सुनिएगा तो ये टाइगर रिज़र्व है। और अन्नामुदी हो गया, इराविकुलम, इराविकुलम जाइएगा तो वो भी राष्ट्रीय उद्यान घूमने को आपको मिलेगा, कहाँ? केरल में। अगर केरल में और जाना है तो आप चलिए मिथेकट्टन, मिथेकट्टन चले जाइएगा, केट्टन बोला जाता है, ठीक है? मिथेनकेट्टन या मिथेनकट्टन आप बोल दीजिए। तो मिथेनकेट्टन जाइएगा तो आप केरल में राष्ट्रीय उद्यान देखिएगा। अगर 16 जगह पे जाइएगा, मतलब पूरा नाम है मिथेकट्टन 16, तो वो चले जाइएगा तो आप जाइएगा कहाँ? केरल जाइएगा, तभी घूम पाइएगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे और पूछे राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है? तो आपको परीमकुलम 16, परीमकुलम 16 जो है, ये भी केरल का ही राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते हैं। और पेरियार जो भी है, वो भी केरल का राष्ट्रीय उद्यान है और पेरियार तो फ़ेमस है, पेरियार जो है टाइगर रिज़र्व में भी रख दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है? और साइलेंट वैली का नाम तो जानते ही हैं, साइलेंट वैली केरल, एक है फूलों की घाटी उत्तराखंड, याद है ना? उसी तरह साइलेंट वैली हमारा जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केरल का है। और पारिमकुलम जो है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ गया? पारिमकुलम 16, ये जो है जैसे टाइगर रिज़र्व है उसी तरह टाइगर रिज़र्व में इसको भी रखा गया, मतलब राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, उसी को टाइगर रिज़र्व में भी रख दिया गया है। याद रखिएगा कुलम 16, ये जो है जैसे टाइगर रिज़र्व है उसी तरह टाइगर रिज़र्व में इसको भी रखा गया, मतलब राष्ट्रीय उद्यान में जो है ना, उसी को टाइगर रिज़र्व में भी रख दिया। तेलंगाना के बारे में हम चलिए जानते हैं। तो तेलंगाना को हम समझ गए कि टाइगर रिज़र्व जो है 2 है वहाँ पे, कवल और अमरावती है। इतना तो हम जान गए। अब चलिए तेलंगाना के अगर हम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो नागार्जुन सागर के नाम से जानते हैं कि वन्यजीव जो है अभयारण्य है तेलंगाना में। एक है प्राणहिता, प्राणहिता नाम का एक जो है वन्यजीव अभयारण्य है जो कि तेलंगाना में ही है। और किन्नेर सानी नाम का भी वन्यजीव अभयारण्य आपको मिलेगा तेलंगाना में। तो 3-2 है आपको तेलंगाना में वन्यजीव अभयारण्य। अगर मैं बात करूं कि तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान कौन-कौन से हैं, तो हम बताएँगे। सबसे आगे याद रखिएगा मुगरा वनी। मुगरा वनी जो है, ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना का। एक जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी के नाम से एक बना है राष्ट्रीय उद्यान जो कि तेलंगाना में है। जैसे ही रेड्डी शब्द आए तेलंगाना लगा दीजिएगा, ज़्यादातर ब्रह्मानंद रेड्डी, ब्रह्मानंदन हीरो भी है, आप जानते हैं। पूरा नाम काशू ब्रह्मानंद रेड्डी, तो तेलंगाना में है। ये मत समझिएगा कि उसी के नाम से है, उन्हीं के नाम से है, नहीं। ये बस नाम है और किन्हीं के नाम पे है, लेकिन ये हीरो नहीं है। याद रखिए तेलंगाना का जो राष्ट्रीय उद्यान है महावीर हरिना वन स्थलीय, ये भी जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, तेलंगाना का है। चलिए तेलंगाना के बारे में हम समझ गए। तेलंगाना के बारे में तो हो गया, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु में अगर बात करें तो इंदिरा गांधी, जिसे अन्नामलाई के नाम से भी जानते हैं, वो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। मुदुमलाई, मुदुमलाई, अन्नामलाई, ये सब क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु का। गुइंडी बोला जाता है। गुइंडी जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिए, या गुइडी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुकुर्थी, मुकुर्थी ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है। मन्नार की खाड़ी, जो कि सागरीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं तमिलनाडु का, मन्नार की खाड़ी, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी को ही अन्नामलाई कहा जाता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। तमिलनाडु का अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कोडाईकनाल, ये सब जो है क्या है? वन्यजीव अभयारण्य। कोडाईकनाल, पॉइंट कैलीमार, ये सब जो है वन्यजीव अभयारण्य किसका? तमिलनाडु का। पुलिकट झील, ये भी क्या है? पुलिकट झील तो है ही, वन्यजीव अभयारण्य भी है पुलिकट झील, तमिलनाडु का। सत्यमंगलम, ये भी हमारा जो है तमिलनाडु का वन्यजीव अभयारण्य है। और मुदुमलाई तो हम जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी है और वन्यजीव अभयारण्य है। वेलानाडु, ये सब जो है क्या है? तमिलनाडु का वन्यजीव अभयारण्य है।
वेदांत थगल, ये भी वेदांत थगल अगर पूछे तो वन्यजीव अभयारण्य है तमिलनाडु का। अच्छा, कालाकाड़, कालाकाड़ क्या है? तो ये भी तमिलनाडु का वन्यजीव अभयारण्य है। समझ गए? तो पुलिकाट झील इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा है कोडाईकनाल से, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल पूछेगा पॉइंट कैलीमार से, तो याद रखने वाली बात है। अगर मैं बात कर दूं आपसे कि तमिलनाडु की अगर राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे, सॉरी राष्ट्रीय रिजर्व बैंक कौन होता है भाई? टाइगर रिजर्व बैंक होता है, सॉरी। तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो कक्कड़ मुंड नथुरई, कलकक्कड़ मुंड नथुरई जो है ये हमारा तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। अन्नामलाई ये भी हमारा टाइगर रिजर्व है, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान में इंदिरा गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान है। मुदुमलाई दोनों है, वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और हमारा टाइगर रिजर्व भी है। श्री विल्लू, याद क्या, विल्लपुरथूर, याद क्या पूरा नाम, साउथ इंडिया का है ना, थोड़ा टेढ़ा नाम होगा। तो तमिलनाडु का अगर पूछे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो हम जानते हैं सत्यमंगलम। सत्यमंगलम जो है, देखिए सत्यमंगलम जो है क्या है, वन्यजीव अभयारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है, वहां पे टाइगर रहता है इसलिए टाइगर रिजर्व भी है। चलिए ठीक है। और एक जो नाम है बहुत टेढ़ा है लेकिन वो है मेघमलाई, पूरा नाम है बिल्लपुथूर, याद क्या, पुथुर, श्री बिल्लपुथूर मेघमलाई जो है ये भी टाइगर रिजर्व के नाम से आता है, जो कि तमिलनाडु का है। ये भी समझ गए। अगर मैं बात करूं आंध्रा का, चलिए आंध्र प्रदेश हम आपको घुमाते हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान घुमाते हैं। जब राष्ट्रीय उद्यान घुमाएंगे ना तो हम चलेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान में, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम चलिए अगर हम मान लीजिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान घूम लिए, अब हमको मन कर रहा है कि हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में ही एक और राष्ट्रीय उद्यान घूमते हैं, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान घूमेंगे? तो हम आगे सबसे पहले चलेंगे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान घूम लेंगे आंध्र प्रदेश का। चलिए अब एक और बचा हुआ है पापीकोंडा। पापीकोंडा नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश में, और ये पापीकोंडा क्यों नाम पड़ा, चलिए घूमने चलते हैं और समझेंगे। तो हम घूमने चले जाएंगे। अब चलिए इतना तो हम समझ गए कि राष्ट्रीय उद्यान हम घूम लिए, राजीव गांधी घूम लिए, पापीकोंडा घूम लिए, श्री वेंकटेश्वर घूम लिए राष्ट्रीय उद्यान। अब हमको मन करा कि राष्ट्रीय उद्यान घूम लिए भाई, अब चलते हैं वन्यजीव अभयारण्य घूमते हैं। तो वन्यजीव अभयारण्य घूमने के लिए पता है कहाँ जाना पड़ेगा? आगे तो जो जगह है वहां पे नाम को याद रखना होगा तभी तो जा पाएगा। तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि भाई कोरिंगा जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोरिंगा जाएंगे, कोरिंगा चले जाएंगे। उसके बाद हमको मन करेगा किल्लूर चले जाएंगे। किल्लूर फेमस है आंध्र प्रदेश का, पूछा हुआ सवाल है। किल्लूर झील है, किल्लूर जगह है, किल्लूर वन्यजीव अभयारण्य हो गया, तो ये सब है। अरे पुलिकट, नागार्जुन, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुलिकट, नागार्जुन, सागर, श्रीशैलम, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुलिकट, नागार्जुन, सागर, श्रीशैलम है जहां हम आंध्र प्रदेश में जाएंगे। तो श्रीशैलम जगह भी है, श्रीशैलम आपका वन्यजीव अभयारण्य है। तो पुलिकट, नागार्जुन, सागर, श्रीशैलम चले जाइए, वहां पे आपको घूमने को मिलेगा, आनंद भी आएगा, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में गए और टाइगर देख के नहीं आएंगे तो क्या मजा। तो टाइगर रिजर्व चलिए देखने चलते हैं। तो टाइगर रिजर्व देखने जाएंगे तो नागार्जुन, सागर, श्रीशैलम चले जाएंगे। तो हम नागार्जुन, सागर जो श्रीशैलम है वहां जाइएगा तो आपको टाइगर दिखेगा, इसलिए टाइगर रिजर्व के नाम से हम जानते हैं। और ये सबसे बड़ा, अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन, सागर, श्रीशैलम जो है ये क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र के हिसाब से है। याद रखिएगा, ये क्या है, टाइगर रिजर्व है। और भी बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ चलिए हम आपको घुमाते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे ही जाइएगा तो हमको मन करेगा कि हम चलिए आगे हम राष्ट्रीय उद्यान घूम लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान अगर हम छत्तीसगढ़ में घूमने जाएंगे तो इंदिरावती जाएंगे। इंदिरावती को ही एक और नाम से जानते हैं कुटरू। कुटरू एक जगह है, कुटरू को ही इंदिरावती के नाम से जानते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अब एक कांगेर घाटी, ये भी हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में है। और गुरु घासीदास, ये सब जो नाम है दास, जिसे हम संजय के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। चलिए अब हम चलते हैं वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में। सोचिए छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभयारण्य सिर्फ कम हो गया है, 2 ही बचा है। अचानक मार, ये नाम का वन्यजीव है, अचानक मार दिया भाई, वहां पे टपक गया पेड़ पौधा, जंगल बन गया, वन बन गया, तो हम बताएंगे छत्तीसगढ़ का अचानक मार वन्यजीव अभयारण्य है। सीता नदी, अब जहाँ पे सीता जी तो वहां गई नहीं, अब सीता जी का तो यहाँ है, सीता जी का नदी पहुंच गया वहां, सीता नदी के नाम से वन्यजीव अभयारण्य है। उसी वन्यजीव में सीता है, नदी है एक बती है, तो सीता नदी के नाम से जाना गया, सीता वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना गया।
ठीक है, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ में। अब भाई छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व भी तो है, तो कौन सा टाइगर रिजर्व है? अरे इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वही, वहाँ पे भी राष्ट्रीय उद्यान कर दीजिए या टाइगर रिजर्व कर दीजिए, क्योंकि इसी में से छाट के टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और एक और है अचानक मार, जो कि वन्यजीव अभयारण्य है। अचानक मारा छत्तीसगढ़ को आराम से वन्यजीव अभयारण्य बन गया। उसी तरह अचानक मार जो था वन्यजीव अभयारण्य, वो टाइगर रिजर्व में भी आ जाता है, तो टाइगर रिजर्व भी अचानक मार के नाम से जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है। और एक है उदंती सीता नदी, लीजिए सीता नदी खाली है तो वन्यजीव अभयारण्य, साथ में लग गया है उदंती सीता नदी, मतलब ये टाइगर रिजर्व का हिस्सा है जो कि छत्तीसगढ़ का भाग में आता है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें उड़ीसा का, चलिए हम उड़ीसा आपको घुमा देते हैं। उड़ीसा घूमिएगा ना तो आपको मजा आ जाएगा। कैसे मजा आएगा चलिए बता देते हैं। तो उड़ीसा जब घूमिएगा तो वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान आपको बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा, जो कि सवाल बहुत पूछता है। सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। और सिमलीपाल जब राष्ट्रीय उद्यान है तो मतलब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है उड़ीसा का। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। और यहाँ तक कि सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य भी है, तो तीनों में सिमलीपाल है। तो उड़ीसा का सबसे ज्यादा पूछा हुआ सवाल क्या है उड़ीसा से? सिमलीपाल जो है क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है, मतलब वन्यजीव अभयारण्य है और टाइगर रिजर्व है, तीनों है सिमलीपाल। भितरकनिका जो है ये उड़ीसा का सबसे इंपॉर्टेंट, समझ गए, राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। अब भितरकनिका जो है वन्यजीव अभयारण्य भी है, लेकिन टाइगर रिजर्व नहीं है बेचारा भितरकनिका, क्योंकि कनिका है, आधा कान का है बेचारा। ऐसे याद रख सकते हैं, फन के लिए जोक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेने का। और चलिए तो ये हम समझ गए। अब बात करते हैं टाइगर रिजर्व, हम पढ़ ही लेते हैं। 2 टाइगर रिजर्व हैं। तो उड़ीसा का टाइगर रिजर्व जो है सतकोसिया गॉर्ज है। सतकोसिया और सिमलीपाल ये जो है क्या है? टाइगर रिजर्व हैं। तो आपका राष्ट्रीय उद्यान 2 गो कौन कौन? भितरकनिका और सिमलीपाल, ये राष्ट्रीय उद्यान है। और 2 ही हमारा सतकोसिया गॉर्ज और सिमलीपाल, ये हमारा टाइगर रिजर्व है। अगर पूछे कि भाई वन्यजीव अभयारण्य, तो भितरकनिका, चिल्का झील ये भी हमारा वन्यजीव अभयारण्य में आता है। गहीर माथा ये भी हमारा उड़ीसा का वन्यजीव अभयारण्य में आता है। नंदनकानन ये भी वन्यजीव अभयारण्य में आता है उड़ीसा का। ऐसा नहीं कि वहाँ जानवर नहीं है, वहाँ जानवर है। अगर बात किए सतकोसिया गॉर्ज, ये हमारा देखिए वन्यजीव अभयारण्य भी है, टाइगर रिजर्व भी है, और सिमलीपाल तो है ही। चलिए अगर मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल जब जाइएगा ना तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा मिलेगा आपको। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमारा टाइगर रिजर्व है, न्योरा वैली, ये सब जो है पश्चिम बंगाल का सबसे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व तो भूलिएगा नहीं। एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व है और बुक्सा एक टाइगर रिजर्व है, जो कि 2 ही हमारा पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। और यही सुंदरबन तो हमारा भाई समझ ही रहे राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो बुक्सा हो गया राष्ट्रीय उद्यान है। गोरुमारा जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि पश्चिम बंगाल का ये सब हिस्सा में आता है। सिंह लीला ये भी राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरबन तो हम राष्ट्रीय उद्यान जानते ही हैं, इसलिए टाइगर रिजर्व भी पूरा नाम है एक ही है, चपरामारी बल्लभपुर, ठीक है। चपरामारी बल्लभपुर जो है पश्चिम बंगाल का वन्यजीव अभयारण्य है। बस इतना जान लीजिए। यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा जाइएगा ना तो आपको वहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अगर देखें तो गुमटी और सिपाही जाला ये 2 ही जो है वन्यजीव आपको अभयारण्य मिलेगा त्रिपुरा में। यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान में क्लाउडेड लेपर्ड वहाँ पे रहते हैं, इसलिए क्लाउडेड लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। और एक राजबारी जिसका नाम जो है वाइसन के नाम से जानते हैं, जो कि क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिए राष्ट्रीय उद्यान है वाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड। चलिए अब बात करते हैं मिजोरम की बात करते हैं। तो चलिए मिजोरम हमको घुमाते हैं। मिजोरम जब घुमाएंगे ना तो मिजोरम जब घूमिएगा तो ब्लू माउंटेन जो है एक जगह है, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। फव गंग पुई बोल दीजिएगा। मुलर लेन जो है ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान है। तो मिजोरम जब जाइएगा ना तो याद रखिएगा थोरांग टलांग नाम का एक वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि बहुत खराब है। ऐसे नहीं याद हो तो बोल दीजिए तोड़ देंगे टांग, ऐसे याद कर लीजिए, फन आपका है। ऐसा नहीं कि मेरा ही तोड़ने आ जाएगा। चलिए मिजोरम की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा दम्फा के नाम से दम्फा बोल दीजिए, ये टाइगर रिजर्व है। अभी चलते हैं। चलिए मिजोरम घूम लिए तो इसका पड़ोसी मणिपुर जो है क्या बोलते हैं इसको? मणिपुरी। मिजोरम पढ़े मणिपुरी पढ़ते हैं। मणिपुरी में जाएगा ना तो केवुल लामजाओ एक नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बहुत फेमस है। तो केवुल लामजाओ नाम का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? मणिपुर में है। और याद रखिएगा एक और है वहाँ पे सिरोही नाम का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आप नहीं सुने होंगे। आज से सवाल याद रख लीजिए, बीपीएससी वाले तो पक्का सुन लीजिए, अभी हाथ से वाले। तो सिरोही नाम का क्या है? वन्यजीव अभयारण्य है। कहाँ है? मणिपुर में है। चलिए और यहाँ पे ना कोई वन्यजीव अभयारण्य है ना आपका कुछ है, यही आपका सब कुछ है
राष्ट्रीय उद्यान भी, वन्यजीव अभयारण्य जो कहना कर दीजिए। चलिए, तो केवला, लामजाओ और सिरोही ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं नागालैंड। नागालैंड जब पहुंचेगा तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व आपको नहीं मिलेगा नागालैंड में, लेकिन हाँ वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा जो कि 642 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसे हम फाकीम बोलते हैं। फाकीम बोला जाता है। फाकीम नाम का जो है क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। लेकिन इंटाकी इंटाकी नाम का जो है राष्ट्रीय उद्यान है आपका नागालैंड में। बात करें अरुणाचल प्रदेश का, तो वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं। कौन कौन? नामदफा और माओलिंग। माओलिंग नाम का जो है राष्ट्रीय उद्यान है और नामदफा नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। अब अरुणाचल प्रदेश जब आएंगे तो हम जाएंगे वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य जब जाएंगे तो वहाँ पे पखुई नाम का वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। और क्या मिलेगा? सेसा नाम का भी क्या मिलेगा? वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। ठीक है, और पूरा नाम इसका अगर पूछे तो सेसा आर्किड बोल दीजिएगा। ये जो है अरुणाचल प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य है। और याद रखेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान नामदफा है वही टाइगर रिजर्व के नाम से भी एक जाना जाता है। नामदफा को ही टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के जो हैं ये भी टाइगर रिजर्व में आते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो है। और याद रखेंगे कमलांग, कमलांग नाम का जो भी है ये भी टाइगर रिजर्व में रखा गया है, जो कि सब राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य से ही हटकर टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया है, जहाँ पे टाइगर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग से आया है टाइगर रिजर्व, इसी का हिस्सा है, काट के बना है टाइगर रिजर्व, बस टाइगर जहाँ रहता है उसका नाम अलग अलग है। ठीक है ना। चलिए, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टाइगर रिजर्व में आता है, टाइगर रिजर्व में आता है ना, बोल दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग असम में चलते हैं। अब असम चलिएगा तो बहुत अच्छी बात यह है कि मानस नाम का आपको टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ टाइगर रहता है और मानस नाम का टाइगर है तो मतलब राष्ट्रीय उद्यान है और बहुत ही जरूरी है। तो मानस नाम का एक टाइगर उद्यान है और टाइगर रिजर्व में इसको रखा गया है। नमेरी नाम का जो है जगह है जो कि उसे भी टाइगर जो है टाइगर रिजर्व में रखा गया है। काजीरंगा बहुत फेमस है, जो कि काजीरंगा हम जानते हैं, मानस काजीरंगा ये सब जो है असम का राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो भाई ये सब टाइगर रिजर्व में आता भी है। तो मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ओरांग हो गया, ये सब जो है क्या है, टाइगर रिजर्व में आता है, क्योंकि ये सब राष्ट्रीय उद्यान में है और इसी से छट के टाइगर रिजर्व है, क्योंकि टाइगर वहां रहता है। डिब्रू साखोबा नाम का एक है राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा, मानस, ओरांग ये सब जो है टाइगर रिजर्व कौन कौन है? मानस है, नवेरी है, काजीरंगा है और ओरांग है। तो ओरांग जो है ये भी राष्ट्रीय उद्यान से ही छट के बना है, क्योंकि जैसे काजीरंगा में, मानस में, ओरांग में ये सब में टाइगर रहता है। याद क्या, नवेरी ये सब जो है टाइगर रहता है, इसलिए टाइगर रिजर्व में रखा गया है सबको, लेकिन सब राष्ट्रीय उद्यान है। रायमोना, देहिंग पटकाई ये सब जो है क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। डिब्रू शाकबोआ ये सब जो है क्या है, असम का राष्ट्रीय उद्यान है। समझ गए। अगर मैं बात करूं और तो देखिए असम का अगर बात करें वन्यजीव अभयारण्य का, तो पूर्वी कार्बी, याद क्या, पूर्वी कार्बी एंगलोंगा लोंग, याद क्या, एंगलोंग ये सब जो है क्या है, असम का वन्यजीव अभयारण्य। पूरा अगर पूछे तो याद रखिएगा पूर्वी कार्बो एंगलोंग लाखोबा ये सब जो है क्या है, असम का वन्यजीव अभयारण्य। अब बात करते हैं मेघालय की, बात करते हैं। अरे असम तो भूलिए गए जी, असम का भी मेन जगह ये पर चलिएंगे था ना। चलिएगा, अब चलते हैं हम सिक्किम चलते हैं। तो सिक्किम जब पहुंचिएगा ना तो कंचनजंगा नाम का राष्ट्रीय उद्यान दिखेगा। बात करें किसकी बात करें, तो देखिए सिक्किम हो गया। मेघालय की अगर बात करेंगे तो मेघालय जब घूमने जाइएगा ना तो वहाँ पे आपको गारो पहाड़ी है। ठीक है, आप गारो खासी की पहाड़ी नाम सुने होंगे ना, सुने होंगे। तो गारो पहाड़ी है, वहीं पे एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम नो करेक रीज के नाम से जाना जाता है। नो करेक रीज के नाम से राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? गारो पहाड़ी पे। कहाँ? मेघालय में। बाल फक्रम, ठीक है, फक्रम, वाल फक्रम नाम के एक जो है क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ? मेघालय में। मेघालय में अगर आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे कोई टाइगर रिजर्व निकला नहीं है, नहीं सम्मिलित किया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पिंच प्लांट पे जब जाइएगा, पिंच प्लांट है वहाँ पे जब जाइएगा, बाघमारा ये जो वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया है, मेघालय का जो है बाघमारा, वो आपको वन्यजीव अभयारण्य में आएगा। सीजू, सीजू नाम से भी वन्यजीव अभयारण्य है मेघालय में। अगर पूछे नोंग खैलेम, नोंग खैलेम अगर पूछे तो ये भी मेघालय का क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। तो नोंग खैलेम ऐसे, जैसे पांगो लखा ये सब जो है क्या है, सिक्किम का जैसे कि वन्यजीव अभयारण्य, उसी तरह नोंग खैलेम ये सब जो है मेघालय का वन्यजीव अभयारण्य है। अब झारखंड चलिए, तो झारखंड में जब जाइएगा ना तो बेतवा नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है। एक ही राष्ट्रीय उद्यान है आपको झारखंड में, बेतवा। और यहाँ पे जब जाइएगा ना तो डालमा, गौतम बुद्ध,
हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और पोप चंची, ये सब जो है वन्यजीव अभयारण्य है आपको। डालमा मिल गया, गौतम बुद्ध मिल गया, हजारीबाग मिल गया, पारसनाथ मिल गया, पारसनाथ जाइएगा, पलामू जाइएगा, अब पोप चंची, ये सब जो जाइएगा ना, ये सब वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। छोटे-छोटे वन्यजीव आपको वहाँ मिलेगा। अब पलामू नाम का टाइगर रिजर्व भी है, जैसे पलामू नाम का टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे जब जाइएगा तो। अब बेतवा भी आप जानबे करते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, तो पलामू नाम से बना है, टाइगर रिजर्व को रखा गया है। अगर पूछे बिहार की बात करें, बिहार जब जाइएगा ना तो वाल्मीकि जो है आपका मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन यहाँ पे आपको वाल्मीकि नाम का टाइगर रिजर्व भी है, मतलब आपको यहाँ टाइगर दिखेगा, मतलब टाइगर रिजर्व में रखा गया है, टाइगर यहाँ रखा गया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे भीम बांध, गौतम बुद्ध, कामर झील, कैमूर, वाल्मीकि और विक्रमशिला, ये सब जो है आपका वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया है। तो भीम बांध हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, जैसे गौतम बुद्ध आपको झारखंड और बिहार दोनों के हिस्से में आता है। कामर झील हो गया, कैमूर हो गया, वाल्मीकि हो गया, विक्रमशिला, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर हम जानते हैं। तो ये सब जो है आपका क्या है, वन्यजीव अभयारण्य के रखा गया है, विक्रमशिला के नाम से ही वन्यजीव अभयारण्य रखा गया है। और बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एकमात्र है राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो बखीरा, कैमूर, कैमूर दोनों में होगा, बिहार और यूपी, याद रखिएगा। महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला और पटना, पटना के नाम से जो वन्यजीव अभयारण्य है ना, आपको उत्तर प्रदेश में है, ना कि बिहार में है। तो आपसे पूछ देगा कि पटना बताइए, पटना राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, तो आप पटना टिक नहीं लगाइएगा, बिहार नहीं लगा के आएगा, पटना उत्तर प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य है, उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी उत्तर प्रदेश का है, राष्ट्रीय चंबल, चंबल उत्तर प्रदेश का चंबल जगह है, याद रखिएगा। अब देखिए दुधवा जो है क्या है, टाइगर रिजर्व में रखा गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। टाइगर रिजर्व है पीलीभीती, जो पीलीभीत है ये भी हमारा टाइगर रिजर्व में रखा गया है। पीलीभीती, अमनगढ़ और रानीपुर, तो ये सब जो है टाइगर रिजर्व में रखा गया। देखिए 11 गो है, समझ गए। तो 11 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, फॉलिस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, माधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदिरा प्रियदर्शी जिसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, डायनासोर, कुनो। पूछेगा सर ऐसे सवाल, अच्छा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य से संबंधित है भारत का, तो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसी तरह पूछेगा कि अच्छा वन्यजीव बताइए कौन कौन सा है मध्य प्रदेश में, तो हम बताएंगे बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोनघड़िया, ये सब जो है हमारा मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, मतलब वन्यजीव अभयारण्य। देखिए यहाँ पे चंबल, यहाँ पे भी है राष्ट्रीय चंबल, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ऐसे बोल दीजिए, बीच बीच में बोल दीजिएगा कि दोनों के हिस्से में नाम रखा गया है, ठीक है, दोनों में आता है। तो अगर ऑप्शन में आए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो दोनों टिक लगाना है, अगर नहीं आए तो मध्य प्रदेश और नहीं तो यूपी लगा देना है। याद रखना है दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, नहीं तो दोनों देगा तो दोनों में से इनमें से अधिक देगा तो अधिक लगाएगा, नहीं देगा तो मध्य प्रदेश पहले टिक लगाएगा तब उत्तर प्रदेश लगेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि चंबल का हिस्सा मध्य प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। चलिए तो ये हो गए, तो मध्य प्रदेश हो गए। चलिए अगर बात करूं कि मध्य प्रदेश में हम राष्ट्रीय वन्यजीव पढ़ लिए, हम पढ़ते हैं अब कि टाइगर रिजर्व, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जो है टाइगर रिजर्व बहुत सारे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में आएगा, कान्हा टाइगर रिजर्व में आएगा, सतपुड़ा, ये सब जो है सब राष्ट्रीय उद्यान है, सब टाइगर रिजर्व में जा रहा है। बांधवगढ़ जो है टाइगर रिजर्व में जाएगा, संजय दुबरी, ये सब जो है क्या है टाइगर रिजर्व में जा रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व में होगा, वीरांगना, दुर्गावती, ये सब है टाइगर रिजर्व में जाता है। तो टाइगर रिजर्व में जाने वाला समझ गए, पेंच, वीरांगना, दुर्गावती, बांधवगढ़, संजय दुबरी, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, ये सब जो है टाइगर रिजर्व है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का पन्ना हम जानते हैं, ठीक है। तो सवाल पूछेगा कि वीरांगना दुर्गावती जो है टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य का हिस्सा है, तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश का हिस्सा है। अच्छा जी, पन्ना टाइगर रिजर्व बताइए किस राज्य का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश का। अच्छा तो बताइए सतपुड़ा जो है क्या राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है कि टाइगर रिजर्व है, तो हम बताएंगे कि भाई सतपुड़ा जो है वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, टाइगर रिजर्व है और राष्ट्रीय उद्यान दोनों है। याद रखिएगा, ऐसे सवाल भी बन सकते हैं बीपीएससी में। या ये भी पूछ सकता है कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बताइए क्या टाइगर रिजर्व में आता है, तो हम बोलेंगे यस टाइगर रिजर्व में आता है। और ये किस राज्य का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की बात करें तो मध्य प्रदेश में 11 थे और 6 हमारे जो है राष्ट्रीय उद्यान में है। तो अंडमान एवं निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन है सुन लीजिए, तो कैंपबेल वे हैं, कैंपबेल वे के नाम से एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा यहाँ टाइगर रिजर्व एक भी नहीं है अंडमान निकोबार में, ठीक है। देखिए कैंपबेल, गलाथिया वे, ये सब जो है टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी
राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी हो गया, मरीन जो है, ये सब जो है राष्ट्रीय, आप पूरा बोल सकते हैं महात्मा गांधी मरीन, ये भी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, जो कि अंडमान निकोबार का है। माउंट हैरियट ये सब जो अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय उद्यान है। रानी झांसी मरियन ये सब जो है आता है। सैडल पीक ये सब जो है राष्ट्रीय उद्यान का आता है। टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। तो 11 हमारा जो है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे हमारा राष्ट्रीय उद्यान में देखा जाए तो हमारा अंडमान निकोबार है, ऐसे बोल दीजिएगा नंबर में। और अगर अंडमान निकोबार का वन्यजीव पूछें तो टटल द्वीप और वैरन द्वीप ये 2 ही वन्यजीव अभयारण्य हैं। सर्वाधिक अगर वन्यजीव पूछे तो 96 वन्यजीव अभयारण्य है, और जो कि कहाँ है, अंडमान निकोबार में ही है। तो निकोबार का हिस्सा है 96 वन्यजीव अभयारण्य। आपको अगर पूछे तो आपको बहुत सारा है, जिसमें से फेमस आपको वैरन द्वीप और टटल द्वीप है, याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में वन्यजीव अभयारण्य सबसे ज़्यादा है, और राष्ट्रीय उद्यान भी आपका आता है 6 गो है, ऐसे यार। अब दिल्ली में चलें तो दिल्ली में आपको राष्ट्रीय उद्यान नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली वैसा नहीं है, ठीक है, एक तरह से बसाया हुआ क्षेत्र है शुरू से, तो उसमें कोई वन उन नहीं था वैसा। और यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है और टाइगर रिजर्व नहीं है। शोला घाटी जो है, जिसे हम इंदिरा प्रियदर्शनी बोलते हैं, ये हमारा जो है वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि दिल्ली में है। बस इतना ही है। तो ये वन्यजीव अभयारण्य आपका समाप्त हो गया। अब आप आराम से, ये खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आना होगा 1 से 2 दिन में हम ये वीडियो खत्म कर देंगे, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, वो ध्यान रखिएगा।